मैं अपने घर में आराम और सुकून से सफाई कर रही थी जब मेरे कमरे में मौजूद फोन की घंटी जोरों से बजने लगी। मैंने फौरन ही फोन उठाया। मुझे उम्मीद थी कि ये मेरे पति का ही फोन होगा। देखा तो वो उनके ऑफिस से था, लेकिन जैसे ही मैंने कॉल उठाई दूसरी तरफ से फोन कट गया। मैं हैरान हो गई कि आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अजीब सा शोर था जो मुझे कॉल पर सुनाई दिया था। उसके बाद कॉल बंद हो गई। मैं सोचने लगी कि मेरे पति ने मुझे इस वक्त कॉल क्यों की। क्या उन्हें मुझसे कोई बात कहनी थी? ये बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। अभी मैं बैठी सोच ही रही थी कि फोन की घंटी दूसरी बार बजी। इस बार किसी दूसरे नंबर से फोन आया था। ये मेरे पति के ऑफिस का नंबर नहीं था। मैंने फोन उठाया तो सामने से एक व्यक्ति बोल रहा था। बोला कि तुम्हारा पति जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसका एक्सीडेंट हो गया है। हादसे में बहुत सारी चोटें उसको आई हैं। दिमाग पर भी काफी ज्यादा जख्म है। जल्दी से अस्पताल आ जाइए, वरना आपके पति की जान को काफी खतरा है। हो सकता है वो इस दुनिया में ज्यादा देर ना रहे, आकर उनके साथ कुछ आखिरी पल गुजार ले। ये खबर अचानक जब मुझे सुनने को मिली तो मेरा दिल कांप उठा। भले ही मेरा पति मेरे लिए कोई इतना अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु की खबर सुनकर मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। दुनिया घूमती हुई महसूस हुई थी मुझे। मेरे पति ने मुझसे 3 साल पहले लव मैरिज की थी। हम लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि 1 साल से उनका रवैया बदल चुका था। मैंने सोचा था कि मैं अपने पति की हमेशा मदद करूंगी, उनका कहा मानूंगी, पर वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे। आज जब मैंने अपने पति की मृत्यु की खबर सुनी तो मेरा दिल उसी तरह धड़का जैसे पहली बार उन्हें देखकर धड़का था। लेकिन अब की बार परेशानी में दिल धड़क रहा था। मैं फोन से पहले गाड़ी करने के बाद अस्पताल पहुंची। मैं एक टैक्सी में आई थी। टैक्सी वाले को किराया भी नहीं दिया और अंदर चली आई। मेरी परेशानी को समझते हुए उसने भी कुछ नहीं कहा। जैसे ही मैं अस्पताल के वार्ड में पहुंची मुझे नर्स ने बताया कि आपके पति आईसीयू में है। आप भी सोच रहे होंगे कि अस्पताल वाले मुझे कैसे जानते होंगे। दरअसल मेरे पति खुद एक डॉक्टर थे। वो अस्पताल में ही नौकरी करते थे। हमें तो कोई भी काम होता तो मैं अपने पति को ही बताती थी, लेकिन आज जो हुआ था उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। आज तो वो खुद भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकते थे। डॉक्टर तो थे मगर अपने लिए डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। मैं आईसीयू में गई तो देखा कि मेरा पति वहां पट्टियों में लिपटा पड़ा है। उसे देखकर लगता था कि जैसे मेरे पति ने मुझे कभी हंसकर देखा ही ना हो। इतनी उदासी उनके चेहरे पर छाई हुई थी। मैं वहां बैठी ही थी। मैंने नर्स से पूछा कि उनको कितनी देर लगेगी ठीक होने में। नर्स ने बताया कि इनको काफी वक्त चाहिए ठीक होने में, और वक्त के साथ पैसा और ऑपरेशन भी। मैंने हैरत से नर्स की तरफ देखा तो बोली, जी मैडम, इसके लिए तो कम से कम 25 लाख की जरूरत है। आपको 25 लाख रुपए लाने होंगे, तभी इनका इलाज मुमकिन हो पाएगा, वरना बड़े डॉक्टर इनका इलाज कभी नहीं करेंगे। ये सुनकर मेरा दिल परेशान हो गया। मैंने सोचा कि अब क्या करूंगी। फिर दिल में ख्याल आया कि घर में मेरे जेवरात भी हैं, उनको बेचकर अगर मैं पैसे ले आऊं तो हो सकता है कि मेरे पति की जान बच जाए। मैंने नर्स से ये बात की तो बोली, मैडम आप अभी घर जाएंगी, जेवरात को बेचेंगी, फिर पैसे लेकर आएंगी। हमें फौरन पैसे की जरूरत है। वैसे आप कोशिश करके देख ले, अगर आपके जेवरात इतनी जल्दी बिक सकते हैं तो आप उन्हें बेचकर अस्पताल में कुछ पैसे एडवांस जमा करवा दें। ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, बाकी पैसे आप ऑपरेशन के बाद दे सकती हैं। मैंने नर्स की बात पर उसका धन्यवाद किया और वहां से भागते हुए अपने घर आई। घर आकर मैंने वो सारे जेवरात जो मेरे पति ने मुझे दिए थे उठाकर सुनार की दुकान पर ले जाकर उसे दिखा दिए, और उसने कहा कि इन सब जेवरात के पैसे तो 5 लाख भी नहीं बनते। मेरे सर पर तो एक और आसमान आ गिरा था। हे भगवान, अब मैं 25 लाख कहाँ से लाऊंगी? ये सोच मुझे दोबारा उसी नर्स के पास ले गई। मैंने कहा कि मैंने वो 5 लाख का बंदोबस्त कर लिया है, आप बाकी के पैसों के लिए इंतजार करें। मैं अपनी जमीन बेचूंगी, उसके बाद ही अस्पताल के पैसे दे सकूंगी। मेरे पति डॉक्टर हैं, कम से कम उनकी सेवा का इतना तो मान रख लें कि उनका इलाज शुरू कर दें। नर्स ने कहा कि इलाज तो हम शुरू कर देंगे, लेकिन आप ऐसा करें कि जिस डॉक्टर को आपके पति का ऑपरेशन करना है आप एक बार उनसे मिल लें, ताकि अगर उन्होंने आपको कोई जरूरी बात बतानी हो तो बता दें। वैसे वो आपके पति का ऑपरेशन फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। ये सुनकर मैं डर गई, लेकिन फिर भी सर्जन डॉक्टर जिसको मेरे पति का ऑपरेशन करना था, मैं उसके कमरे में चली गई। मुझे देखते ही डॉक्टर की आंखों में चमक आ गई। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, आपको ऊपर वाले का वास्ता,
आप मेरे पति का इलाज कर दीजिए। ऐसा ना हो कि मैं जिंदगी भर पछताती रह जाऊं। मैं अपना सब कुछ बेचने को तैयार हूं, आप बस उनका ऑपरेशन शुरू कर दें। सर्जन डॉक्टर मुझे देखकर हंस पड़ा और बोला, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए। अगर आप मेरी बात मान सकती तो वो ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। मैं उसकी बात सुनकर उसे हैरत से देखने लगी। कि कैसी बात? मैंने उलझे हुए चेहरे के साथ पूछा। बच्ची तो आप भी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मेरे घर चलना है तो क्या आप चलेंगी? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मैं इस तरह की औरत लगती हूं? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। सर्जन डॉक्टर अपनी सीट से खड़ा हो गया। तो फिर ठीक है, आपका जो दिल चाहे आप करें। मैं तो आपके लिए तभी कुछ कर सकता हूं जब आप मेरी बात माने। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने मुझे नफरत से देखा और बोला, तुम्हें मेरे घर चलना होगा, तभी मैं तुम्हारे पति का ऑपरेशन कर पाऊंगा। मैंने उसकी बात मान ली। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं बहुत मजबूर हो गई थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे अपने घर ले चलो, जहां मर्जी ले जाओ, लेकिन मेरे पति को ठीक कर दो। उसने कहा, ठीक है, मैं अपने ड्राइवर को भेजता हूँ, वो तुम्हें मेरे घर ले जाएगा। इधर मैं तुम्हारे पति का ऑपरेशन कर दूंगा। शाम को घर आकर तुमसे बात करता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे डर भी लगा। मैं चाहती थी कि अपने पति के ऑपरेशन के वक्त मैं उसके पास ही रहूं, लेकिन मुझे डॉक्टर्स ने अंदर नहीं जाने दिया। यूं मुझे कहा गया कि मैं अब डॉक्टर रंजीत के घर जाऊं। उनका ड्राइवर बाहर ही खड़ा था। मैं डरते डरते डॉक्टर रंजीत की गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर मुझे गाड़ी में बैठते ही पूछने लगा, क्या आप डॉक्टर साहब की पत्नी है? उसने मेरे पति का नाम लिया। मैंने हाँ में सर हिला दिया। बोला कि फिर तो आपको पता होगा कि आपको डॉक्टर रंजीत ने यहाँ क्यों बुलाया है। मैंने कहा, जी हाँ, मुझे पता है, उनको मुझसे कोई बात करनी है। वो हंसने लगा और बोला, हाँ, बात ही करनी होगी। उसकी बातों से मैं बहुत डर रही थी। तो क्या डॉक्टर रंजीत ने ये जाल पहले से ही बिछाया हुआ था? मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि डॉक्टर रंजीत इतनी इज्जत से मुझे अपने घर क्यों लेकर जा रहे थे। अगर उसकी नीयत खराब होती तो वो मुझे कहीं और भी बुला सकते थे। बहरहाल मैंने देखा कि उनके घर का दरवाजा खुला। किसी औरत ने दरवाजा खोला। मैं गाड़ी से उतरी तो उस औरत ने मेरा स्वागत किया। वो बोली कि मैं डॉक्टर रंजीत की पत्नी हूँ। एक पल को दिल चाहा कि मैं इसे सब कुछ बता दूं कि तुम्हारे पति ने मुझसे क्या फरमाइश की है, पर मैं चुप रही कि कहीं डॉक्टर रंजीत इस झगड़े की वजह से मेरे पति का इलाज रोक न दे। वैसे भी मेरे पति के इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांगे गए थे। अगर मैं ये बातें इसे बता देती तो मैं पैसे देने के बावजूद भी अपने पति का इलाज नहीं करा सकती थी। पर डॉक्टर की पत्नी ने यह बात खुद ही बोल दी, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मुझे तुम पर अफसोस है। वो औरत ये कहकर वहां से चली गई। मैं सोचने लगी कि कैसी औरत है, इसे अपने पति की इतनी बड़ी बात पता है और ये खामोश है। इसने मेरा साथ देने की बजाय अपने पति का साथ दिया। इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं सोचने लगी कि ये पति पत्नी तो दोनों ही बेगैरत हैं। बहरहाल वहां खाली कमरे में बैठकर मैं डॉक्टर रंजीत का इंतजार करने लगी। दोपहर से शाम हो गई, तभी मुझे अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर रंजीत की पत्नी कमरे में आई। उसके हाथ में फोन था। उसने धीरे से फोन मुझे थमा दिया। मैंने बात की। मुझे डॉक्टर रंजीत ने बताया कि तुम्हारे पति का इलाज हो चुका है, वो उसमें भी आ गया है, पर जाहिर है तुम्हें तो कीमत चुकाने के बाद ही उससे मिलना होगा। अब तुम मेरे घर में इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं डर गई। सोचने लगी कि ये लोग कैसे हैं, पता नहीं मुझसे आखिर क्या ऐसी दुश्मनी है कि मुझे बेमोल करना चाहता है। तकरीबन 1 घंटे बाद घर का मालिक यानी डॉक्टर रंजीत घर के अंदर दाखिल हुआ। उसकी पत्नी ने बड़ी मोहब्बत से उसका स्वागत किया। मैं हैरान थी कि उसकी पत्नी को सब पता होने के बावजूद भी वो आखिर उस पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही। डॉक्टर रंजीत अपनी पत्नी के साथ दूसरे कमरे में चला गया। उससे बातचीत करने लगा। मैं यहाँ बैठी सोचने लगी कि मुझे किस चीज की सजा दी जा रही है। अगर मेरा पति ठीक हो गया है तो मैं उससे मिल क्यों नहीं सकती। तभी डॉक्टर रंजीत कमरे में दाखिल हुए। उसके साथ उसका वो ड्राइवर भी था, एक छोटी बच्ची भी जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल के करीब होगी। वो सब मेरी तरफ देख रहे थे। डॉक्टर रंजीत की पत्नी भी वहीं मौजूद थी। डॉक्टर मेरे सामने बैठ गया। मैं हैरत से उसको देखने लगी कि आखिर इन सब को मुझसे ऐसी क्या बात करनी है कि 3-4 लोग मेरे कमरे में आ गए। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। मैंने ठंडी आह भरी। शायद डॉक्टर रंजीत मुझसे कोई और बात करना चाहते हैं। मैंने तो इन्हें गलत समझा। मैं दिल में सोचने लगी। तभी डॉक्टर रंजीत बोला, देखिए बहन, आप सोच रही होंगी कि मैंने आपको घर में क्यों बैठा रखा है, पर इसकी भी एक वजह है।
और मैं आपको जब तक पूरी बात बता नहीं दूंगा तब तक आपको भी समझ नहीं आएगी। आपको मैं ही जालिम लगूंगा। आपको लगेगा कि आप पर बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। डॉक्टर रंजीत ने बड़ी तमीज से कहा। उसके बाद बात करना शुरू की। ये उस वक्त की बात है जब मैं अपने गांव से आया। मैंने यहाँ पर नए नए दोस्त बनाना शुरू किए। उनमें एक मोहन भी था, यानी कि तुम्हारा पति। डॉक्टर रंजीत ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा। फिर मैं उसका दोस्त बन गया। हम दोनों ने मेडिकल का टेस्ट एक साथ ही दिया। दोनों पास करके मेडिकल कॉलेज में जाने लगे। एक दिन मुझे मोहन बहुत परेशान लगा। मैंने वजह पूछी तो बोला मेरे बाबा की डेथ हो गई है। यह बात सुनकर मैं हैरान था कि मोहन चुपचाप उस वक्त शहर में ही बैठा हुआ था। उसे तो इस वक्त गांव होना चाहिए था। वो बोला कि मेरे पास तो गांव जाने के भी पैसे नहीं है। मुझे उन लोगों ने कहा है कि शहर से फौरन गांव पहुंचो। मैं मोहन की हालत पर बड़ा तरस खाने लगा। उसको पैसे दिए। पैसे लेकर वो फौरन गांव चला गया। गांव जाने के एक हफ्ते बाद जब वो वापस आया तो बहुत टूटा हुआ था। वो बोला कि बाबा तो बहुत जल्द मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब उनके जाने के बाद मेरे सारे ख्वाब भी अधूरे रह जाएंगे। मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी क्योंकि मेरे पास हॉस्टल में रहने के भी पैसे नहीं है, ना ही किताबों का खर्चा मेरे पास है। मैं क्या करूंगा? मेरे दोस्त, लगता है कि मुझे बस तुम्हें छोड़कर यहाँ से वापस जाना होगा। मोहन ने इतनी दुखी बातें की कि मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा, मोहन, तुम्हें इस सब के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दोस्त किस लिए है? तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर में जगह दूंगा। तुम वहीं पर रहना और पढ़ने जाया करना। जब तुम्हें पता लग जाएगा कि ये शहर कैसा है, फिर तुम छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्चे उठा लेना। जब डॉक्टर बन जाओगे तो उसके बाद तो तुम्हारी जिंदगी वैसे भी सेट हो जाएगी। यूं मोहन ने मेरी बात मान ली और वो मेरे घर आकर रहने लगा। पर जैसे ही मैं मोहन को घर लेकर आया, मेरे बाबा गुस्सा हो गए। बोले कि मुझसे अकेले में बात करो। मैं बाबा की बात सुनने के लिए गया। बोले, बेटा, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में तुम्हारी जवान बहनें हैं, इस लड़के को यहाँ पर रहने के लिए ले आए हो। अभी इस घर में रहेगा तो मेरी बेटियां कहाँ जाएंगी? बाबा की बात सुनकर मैंने अपना सर झुका लिया। फिर कहा कि बाबा, अगर मेरा दोस्त एक बार भी आपको कमरे से बाहर बगैर जरूरत दिखाई दिया तो आप बेशक उसे निकाल दीजिएगा। पर इसके बाबा की मृत्यु हो गई है। अभी ये बहुत परेशान है। इसके पास रहने के पैसे नहीं है। थोड़े दिनों बाद चला जाएगा बेचारा। बाबा ने मुझे इजाजत दे दी कि ठीक है, तुम इसे कुछ समय यहाँ रख लो, पर इससे ज्यादा नहीं। मैं मोहन के साथ रहने लगा। एक दिन शाम का वक्त था। मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था। जैसे ही मैं घर में पहुंचा, मुझे घर में लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा मेरे घर वाले मोहन से लड़ रहे थे। माँ मोहन से कह रही थी कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। ये सब देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे माँ की सोच पर बड़ा अफसोस हुआ कि वो एक बेसहारा लड़के को घर से निकाल रही है। मोहन ने मुझे शिकवा भरी निगाहों से देखा पर बोला कुछ नहीं। मेरी माँ ने बताया कि ये घर की नौकरानी से छेड़छाड़ कर रहा था। वो इसको चाय देने के लिए इसके कमरे में गई तो उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि मेरे साथ बैठकर बातें करो। भला ये कोई तरीका है? अगर ये आज हमारी नौकरानी का हाथ पकड़ सकता है तो कल को हमारी बच्चियों के साथ भी। बस ये लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ की बातें सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। जरूर भावना ने माँ को भड़काया होगा क्योंकि उसे घर में थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इसी सोच ने मेरे दिल में भावना के खिलाफ नफरत भर दी। सोचा कि कितनी बुरी औरत है जो एक आदमी का खाना फालतू नहीं पका सकी। मोहन बेचारा हमारे घर से बहुत ही जलील और बदनाम होकर विदा हुआ था। मैंने कभी उसे इतना परेशान नहीं देखा था जितना कि वो आज परेशान था। बोला कि बस दोस्त इंसान का अपना घर ना हो तो ऐसा ही होता है। उसके बाद इंसान बस दर बदर होता रहता है। मोहन की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं छुप छुप कर उसे पैसे देने लगा। अब वो एक हॉस्टल में रहने लगा। तकरीबन 5-6 साल के बाद वो एक अच्छा डॉक्टर बन गया था। क्योंकि हालात से मजबूर था, उसने पढ़ाई भी इसी तरह से की थी, जबकि मैं अपने घर से खुशहाल था। पर मैंने पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया था। मोहन पढ़ाई में तेज होने की वजह से बड़े बड़े लोगों की नजर में आने लगा। वो एक अच्छा डॉक्टर समझा जाने लगा। यहाँ तक कि जब हमारी पढ़ाई पूरी हुई तो मोहन को फौरन ही बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई। अब तो मोहन बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर था। फिर उसने तुमसे शादी कर ली। तुम उसकी पत्नी बनकर उसके घर आ गई। मोहन इस कदर खुश था कि मैं बता नहीं सकता। सबने कभी भी मोहन को इतना खुश नहीं देखा था जितना वो तुमसे शादी करने पर खुश था। लेकिन कहते हैं कि इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं आता। कुछ दिन गुजरे थे, मोहन अपने प्राइवेट क्लिनिक में भी प्रैक्टिस करने लगा। सब लोग उसके पास इस वजह से आते क्योंकि वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट भी था और अपनी शक्ल और सूरत की वजह से भी वो काफी जाना पहचाना जाता था।
सभी टीचर्स उसकी तारीफ किया करते थे। यूं फैलते फैलते मोहन की शोहरत काफ़ी आगे बढ़ गई थी। पर फिर मोहन गलत रास्ते पर चल पड़ा। जो भी मरीज औरत उसके पास आती वो उसे कोई ना कोई ऐसी बात कह देता कि वो बेचारी महीनों तक उसके पास दोबारा न जाती, लेकिन फिर मजबूर होकर उसी के पास आती, क्योंकि एक तो मोहन की फीस कम थी और फिर इलाज भी अच्छा था। वो दवाइयों के नाम अच्छी तरह जानता था। खैर, काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन मोहन को मैंने बड़ा खुश देखा। बोला कि आज मुझे बदला लेने का मौका हाथ आया है। मैंने पूछा कि कैसे? तो कहने लगा कि याद है तुम्हें वो नौकरानी जिसने मुझे तुम्हारे घर से जलील और बदनाम करके निकलवाया था? आजकल वो मेरे पास ही आती है। मैं उसकी बेटी से उसका बदला लूंगा। मैंने कहा मोहन, ऊपर वाले का खौफ करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो छोटी बच्ची है बेचारी, और उसने जब तुम पर इल्जाम लगाया था वो बात तो काफी पुरानी हो गई है। हो सकता है कि अब उसने तुम्हें माफ भी कर दिया हो। मोहन गुस्से में बोला, तो क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने ही उसका हाथ पकड़ा था? मैंने सर झुका लिया। मैं मोहन की बात का क्या जवाब देता? पर मोहन अपनी बात से बाज नहीं आया। उसने उस औरत को तंग करना शुरू कर दिया। मुझे लगा था कि बात सिर्फ तंग करने की हद तक रहेगी, पर एक दिन तो उसने हद पार कर दी। नौकरानी की बेटी के साथ बदतमीजी की। मगर फिर वहां वक्त पर हॉस्पिटल में ही काम करने वाले कुछ लड़के पहुंच गए, तो उन्होंने उसकी बेटी को बचा लिया। बात बताने का मकसद ये है कि तुम्हारा पति जिन अय्याशियों में पड़ चुका है, उसके बाद उसे लगता है कि वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गया है, तो अब उसे किसी चीज की फिक्र नहीं। अब मैं उसे बताऊंगा कि बदला क्या होता है। तुम इसे देख रही हो, यह आदमी जो सामने बैठा है उस लड़की का बाप है। तो तुम खुद बताओ, अगर हम सब तुमसे बदला लेने लग जाएं और तुम्हें इस कमरे में कैद कर दें तो तुमको कैसा लगेगा? मैं उसकी बात सुनकर रोने लगी। वो बोला कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पति से बात करूंगा। उससे कहूंगा कि तुम्हारी पत्नी को मेरे ड्राइवर ने अगवा कर लिया है। तुमने ड्राइवर की बेटी के साथ बदतमीजी की थी, उसने गुस्से में आकर ये कदम उठाया है। उसने मुझसे मिन्नतें की थी कि मैं अपने पति के सामने रोऊं, झीझाऊं, उसे बताऊं कि मैं वाकई अगवा कर ली गई हूं। बस फिर मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि मैं भी अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी। मेरा पति उस औरत से भी माफिया मांगने लगा और फिर मेरे लिए बहुत परेशान हुआ। बोला कि तुम मेरी पत्नी मुझे वापस कर दो, मैं उस लड़की की शादी का भी इंतजाम खुद ही कर दूंगा, अपने भाई से उसकी शादी करवा दूंगा। ये सुनकर ड्राइवर खुश हो गया। उसने कहा कि ठीक है, तुम पहले शादी करवाओ, यानी शादी की बात करो, उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगा। क्योंकि डॉक्टर मोहन यानी मेरा पति उस लड़की के चरित्र पर दाग लगा चुका था। अब उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो कहीं ब्याही जाती, तो उसने इसी रास्ते को चुन लिया। मोहन ने वाकई अपने छोटे भाई यानी मेरे देवर के साथ उस लड़की की शादी करवा दी। अपने पति को मैंने भी बहुत बुरा भला कहा। मैं तो समझी थी कि ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे, पर इन्होंने सिर्फ मेरे पति को सबक सिखाने के लिए मुझे थोड़ी देर इस कमरे में बंद किया था। रही बात मेरे पति की, तो ना ही उसको चोट आई थी और ना ही कुछ और हुआ था। मोहन को बुखार की वजह से आईसीयू में जाना पड़ा। इन लोगों ने मुझे डरा धमकाकर एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां मेरे पति के लिए पहुंचना नामुमकिन था। मेरे पति को लगा मैं वाकई अगवा हो गई हूँ। इधर मुझे लगा कि मेरा पति जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, वरना शायद ना ही मैं सबक सीखती और ना ही मेरा पति। मैंने सबक सीखा कि मैं अपने पति को सही और गलत की तमीज सिखाऊंगी, उसे कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं चलने दूंगी। और मेरे पति ने यह सीखा कि जिंदगी में कभी भी किसी को बेबस और मजबूर समझकर उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।